आदाब। आज की इस तफसीली वजाहत में हम प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के चैप्टर 22 से एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमली मौजू पर बात करने वाले हैं। अक्सर ये सवाल सामने आता है कि रिवायती सूद के बगैर किसी एक तिजारती शिपमेंट या सिंगल ट्रांजैक्शन को कैसे फाइनेंस किया जा सकता है। ये अमल इस्लामी बैंकारी में इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है कि इंसान हैरान रह जाता है। तो आइए इसके एक एक पहलू को तफसील से समझते हैं। ज़रा इस बात पर गौर करते हैं। एक आम सा सवाल है कि आखिर सूद को शामिल किए बगैर एक सिंगल शिपमेंट को कैसे फाइनेंस किया जा सकता है। सुनकर अमली दुनिया में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, लेकिन इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस के पास इसका एक इंतहाई मौसर और मुकम्मल तौर पर शफाफ तरीका मौजूद है, जो कारोबार की रोज़मर्रा ज़रूरियात को बहुत शानदार तरीके से पूरा करता है। आज के सफ़र का आगाज़ हम सिंगल ट्रांजैक्शन के तारुफ से करेंगे, फिर इंपोर्ट्स यानी दरामदात में फ़ाइनेंसिंग, मुल्कियत के उसूल, एक्सपोर्ट्स की फ़ाइनेंसिंग और आखिर में नुकसान की जिम्मेदारी पर बात होगी। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी सिंगल ट्रांजैक्शन का तारुफ। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी की नौयत ही ये तय कर देती है कि फाइनेंसिंग का मॉडल क्या होगा। मिसाल के तौर पर अगर एलसी मार्जिन के साथ खोली जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों तरफ से सरमाया लग रहा है, इसलिए यहाँ मुशारका यानी शराकत दारी का उसूल लागू होगा। और अगर एलसी बगैर किसी मार्जिन के हो तो फिर मुजारबा का तरीका अपनाया जाएगा, क्योंकि इस सूरत में सरमाया सिर्फ एक फरीक का होता है और मेहनत दूसरे की। बहुत ही सादा सा उसूल है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ कि दरामदात यानी इंपोर्ट्स में फाइनेंसिंग का अमल कैसे काम करता है। ये पूरा प्रोसेस एक बहुत ही हमवार साइकिल की तरह चलता है। सबसे पहले एलसी खोली जाती है, फिर बंदरगाह से सामान क्लियर करवाया जाता है। इसके बाद इस सामान को मार्केट में बेचने का अमल शुरू होता है और जैसे ही रकम मौसूल होती है तो पहले से तयशुदा तनासब के मुताबिक फिनांसर और इंपोर्टर के दरमियान मुनाफे को बाआसानी तकसीम कर दिया जाता है। तीसरा हिस्सा बहुत अहम है, जो मलकियत और ख़रीदारी के शरई उसूलों पर मबनी है। शरीयत का एक इंतहाई शानदार उसूल मिल्कियत के हवाले से ये है कि सामान की मिल्कियत बिल्कुल उसी हिसाब से बांटी जाती है जिस हिसाब से सरमायाकारी की गई हो। यानी अगर फाइनेंसर ने 70% पैसा लगाया है और इम्पोर्टर ने 30%, तो सामान की मिल्कियत भी बिल्कुल इसी तनासब से रहेगी। और याद रहे, ये मलकियत महज कागजी नहीं होती, बल्कि इसके साथ हकीकी कानूनी जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। अब फर्ज करें कि मार्केट में सामान नहीं बिकता और इंपोर्टर ये चाहता है कि वो फाइनेंसर का हिस्सा खुद ही खरीद ले, तो यहाँ एक बहुत ही सख्त और अहम शरई शर्त है। ये खरीदारी हर सूरत में उस दिन के करंट मार्केट रेट पर ही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ट्रांजैक्शन शुरू करते वक्त ही कोई फिक्स्ड कीमत तय कर ली जाए। इसकी असल वजह यह है कि फाइनेंसर को मार्केट के हकीकी रिस्क का हिस्सादार बनना होता है, जो कि इस्लामी फाइनेंस की बुनियादी शर्त है। चलिए अब रुख करते हैं चौथे हिस्से का, बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स में फाइनेंसिंग। एक्सपोर्ट्स का मामला इंपोर्ट से थोड़ा मुख्तलिफ और कदरे आसान होता है। इसकी वजह यह है कि एक्सपोर्ट में उमूमन ऑर्डर्स पहले से कन्फर्म होते हैं, खरीदार और फरोख्त की कीमत दोनों मालूम होते हैं, इसलिए रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है और मुतवक्के मुनाफे का हिसाब लगाना बहुत आसान होता है। इस ट्रांजैक्शन को भी मुशारका या मुजारबा की बुनियाद पर फाइनेंस किया जा सकता है, जहां एक्सपोर्ट बिल की रकम को एक पहले से तयशुदा फीसद के तहत बआसानी बांट लिया जाता है। और अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ, नुकसान और गफलत की जिम्मेदारी किस पर होगी। यहाँ जिम्मेदारी की एक बहुत ही वाज़ेह लकीर खींची गई है। अगर तो नुकसान एक्सपोर्टर की अपनी गफलत या लापरवाही की वजह से हुआ है, मिसाल के तौर पर उसने एलसी की शराइत को नज़रअंदाज कर दिया, तो इस सूरत में 100% नुकसान एक्सपोर्टर को ही उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर नुकसान किसी जायज़ कारोबारी वजह या मार्केट के हालात की वजह से हुआ है, तो फाइनेंसर भी उस नुकसान में अपने सरमाए के हिसाब से बराबर का हिस्सेदार होगा। ये बात इस मुक्तबिस से मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। एक पार्टनर होने की हैसियत से फाइनेंसर हर उस नुकसान को बर्दाश्त करने का पाबंद होगा जो एक्सपोर्टर की गफलत या मिसकंडक्ट के अलावा किसी भी और वजह से हुआ हो। और देखा जाए तो सच्चे इस्लामी फाइनेंस की रूह ही यही है। मुनाफे के साथ साथ असली और जायज़ कारोबारी खतरात में भी मुकम्मल शिराकत दारी होनी चाहिए। तो इस तमाम गुफ्तगू के इख्तिताम पर एक सवाल ज़रूर उभरता है
اگر رسک اور ریوارڈ یعنی خطرے اور انعام کا ایک ساتھ چلنا اتنا ہی لازمی ہے تو پھر آگے چل کر کسی بھی تجارتی ٹرانزیکشن کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ یقیناً انہی منصفانہ اور شفاف شرعی اصولوں پر جنہیں آج تفصیل سے سمجھا گیا ہے۔ امید ہے اس وضاحت سے پروجیکٹ فائنانسنگ کی اس اہم جہت کو سمجھنے میں بھرپور مدد ملی ہوگی۔ سیکھنے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہنا چاہیے۔